अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। आज हमारा बीएफडी का लेक्चर नंबर है 57। कल के लेक्चर में हमने गलती से 55 लिख दिया था, तो उसको हम कर लेते हैं 56। आज का लेक्चर नंबर है 57। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था जी? टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट की बेसिक्स पढ़ी थी कि फिक्स रेट होता है, फ्लोटिंग रेट होता है, फ्लोटिंग रेट में काइबोर क्या होता है, लाइबोर क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने एफआरए, इंटरेस्ट रेट में एफआरए पढ़ा था, जो कि एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है और ये फ्यूचर की तरह कैश सेटल्ड है। तो इसके 3 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप क्या था? आज आप रेट लॉक करेंगे, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आप ओपन मार्केट के काइबोर को और लॉक रेट को कंपेयर करके कंपनसेशन लेंगे या देंगे। और तीसरे स्टेप में नेट आउटकम है। ठीक है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हम उसमें एक सवाल कर रहे थे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में। कल जाते हुए हम बीएफडी की किट का क्वेश्चन कर रहे थे 20.7 शायद, लेकिन वो क्वेश्चन नामुकम्मल छोड़ दिया था टाइम मुकम्मल होने की वजह से। उस क्वेश्चन में क्या चीज़ रह गई थी? तो बेटा वो जो कल क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस एस्टीमेट नहीं की थी हमने, तो वो आपको कर लेनी चाहिए थी घर जाके। उम्मीद है आपने कर ली होगी। अगर नहीं की तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है। मैंने आज क्या कराना है, आज का एजेंडा लिख रहा हूँ। हाँ जी, व्हाट इज़ टुडे एजेंडा। तो सबसे पहले तो कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑप्शन हमने आज टॉपिक पढ़ना है। पढ़ना क्या है, फ्यूचर में ही थोड़ी सी चेंज करेंगे तो ऑप्शन बन जाएगा। बस नॉन बाइंडिंग कर लो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को तो वो ऑप्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर आप फ्यूचर को नॉन बाइंडिंग कर लो तो क्या बन जाता है? बस, और कुछ नहीं है। सारा सवाल छपा है जी। अच्छा, कंप्लीशन के बाद क्वेश्चन, ये किट का क्वेश्चन है जो नामुकम्मल दिया हुआ है वहाँ पे, ये मैंने मुकम्मल करके अच्छा क्वेश्चन है 20.8, तो ये करेंगे आज। ठीक है, ये हमने करना है। अच्छा जी, नमाज के बाद आ गए तो ये कल वाला क्वेश्चन करते हैं जो एक्सेल पे कर रहे थे। किट का क्वेश्चन 20.7। ये कल इसमें फ्यूचर प्राइस रह गई थी और टाइम ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन कौन सा था? बीएफडी किट का, और मेरा ख्याल है ये एक इन्वेस्टमेंट का सवाल था शायद। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट का सवाल था। एफआरए इसमें हमने सॉल्व कर लिया था। एफआरए का ये आंसर थे 4.92% और 168,100 पाउंड। फ्यूचर में हेज कंस्ट्रक्शन की थी, आज की प्राइस दी हुई थी सितंबर। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस नहीं दी हुई थी तो वो निकालनी थी। तो आ जाए जी, क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस कैसे एस्टिमेट होती है।
लिखें जी वर्किंग, पहले भी वैसे मैंने कराई हुई है लेकिन वो करेंसी में की थी। तो क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस कैसे एस्टिमेट होती है, तो मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग बेसिस की बुनियाद पर। बेसिस क्या होते हैं, फ्यूचर प्राइस में और वो स्पॉट रेट में जो डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आज की डेट देखी जाएगी। आज इस क्वेश्चन में डेट क्या थी, 1 अप्रैल। आज क्या डेट थी, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी, वो थी 31 जुलाई या 1 अगस्त। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट डेट थी 31 जुलाई। आज डेट आई 1 अप्रैल। और एक्सपायरी डेट, फ्यूचर की एक्सपायरी तो वो 30 सितंबर थी। हमने कहा था कुछ ना कहे तो बेसिस ज़ीरो होंगे एक्सपायरी डेट पे, बताया था। चले, तो आज आपकी फ्यूचर की प्राइस क्या है और आज आपका स्पॉट रेट या लाइबोर रेट क्या है, लाइबोर काइबोर जो भी है, और इनका डिफरेंस निकालने तो वो बेसिस है। हाँ जी, जी इनका डिफरेंस निकालने तो वो कहलाते हैं बेसिस। और मैंने कहा था वो बेसिस इवनली अमोर्टाइज होते हैं, एक्सपायरी डेट पे क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। तो आज की जो फ्यूचर प्राइस थी, आज से मुराद है 1 अप्रैल की फ्यूचर प्राइस इस क्वेश्चन में 20.7 में। सितंबर एक्सपायरी का जो फ्यूचर था 95.35, क्या कहते हैं, ठीक है। आज का जो स्पॉट रेट था यानी आज का जो लाइबोर था वो दिया हुआ था करंट लाइबोर कितने परसेंट। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको भी 100 माइनस आर करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 95, यानी बच्चे परेशान होते हैं ये सर ने क्या किया है। एक्चुअली मैंने कहा था फ्यूचर की प्राइस क्योंकि 100 माइनस आर से आती है, तो अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता एक चीज़ 100 माइनस रेट करके ले लें दूसरी रेट ले लें, लाइक विद लाइक लेकर इनका डिफरेंस निकालना है। मैंने कहा था ये जो बेसिस होंगे ये 0.35% होंगे, इसमें वहाँ परसेंट में होते हैं ये। जब भी डिफरेंस ले रहे ना इस टॉपिक में तो जो रेट आ रहा है वो परसेंटेज में है, ये 0.35% है। ठीक है, ये क्या है वो मैंने वहाँ लिख दिया। अब 31 जुलाई का स्पॉट रेट क्या दिया हुआ था, 31 जुलाई का स्पॉट रेट क्या दिया हुआ था, 31 जुलाई का ओपन मार्केट का स्पॉट रेट या काइबो रेट या लाइबो रेट वो था 4 पॉइंट। तो अब मैं यहाँ पे 4.25% नहीं लिख सकता, मुझे वही करना पड़ेगा 100 जी 95.75। ये मैंने कहा था बैलेंसिंग फिगर आती है, लेकिन इसके आने के लिए
नीचे वाला ये बेसिस जितने डेप्रिशिएट हो गए वो माइनस करके बाकी लेने होते हैं। अब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, जब तक वो ज़ीरो होने होल लाइफ में, तो जैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं पर मंथ एमोर्टाइजेशन क्या है बेसिस की, हाँ जी 0.35 डिवाइडेड बाय टोटल कितने महीने बनते हैं अप्रैल से यहाँ तक, टोटल लाइफ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 6 माह। तो ये 6 माह में ज़ीरो होंगे, तो 1 माह की अमोर्टाइजेशन क्या बनेगी, हाँ 0.0583, चलो हम 0.06 ले लेते हैं बस, ठीक है। यानी 1 माह की, या इसको और बेहतर कर लेते हैं 0.058। 1 माह में अमोर्टाइजेशन जो है 0.058 है। और कितने मंथ एक्सपायर हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक, जितने एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे 0.35 माइनस 0.058 इंटू कितने महीने ने, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैं नीचे भी कर सकता हूँ अमोर्टाइज्ड बेसिस टिल है, वो भी ले सकते हैं, वो शॉर्टकट है जी बिल्कुल। अमोर्टाइज्ड बेसिस टिल 31 जुलाई, तो ये जो कैलकुलेशन है, हाँ जी ये जो मैंने यहाँ लिखी है इसको नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, ये लेंगे माइनस इंटू 4, 0.12 आता है, कितना आता है चेक करो, वही आ गया ना यार 0.1167 कर लो, ये लो 117, 2 डेसिमल पे था तो बेहतर है 2 ही ले लें, फ्यूचर के बाद 2 डेसिमल पे है ना। आगे चलें, मैंने कहा था ये वाली क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब ये कैसे निकालनी है बैलेंसिंग फिगर, या इन दोनों को जमा कर लो या माइनस कर लो, अब पता कैसे चलेगा जमा कब करना और माइनस। मैंने कहा था जब भी ये वाली फ्यूचर प्राइस इससे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ये रकम भी इससे ज़्यादा निकालनी है। दिस रिलेशनशिप विल बी कैरिड ऑन व्हेन फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट रेट। आज की डेट पे जो रिलेशन कैरी हो रहा है वो रिलेशन आगे भी कैरी होगा, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा 95 पॉइंट्स इसमें वो नीचे वाला जमा करेंगे तो ये हमारी फ्यूचर की प्राइस निकल आएगी 95 पॉइंट, ये क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस है। कौन सी प्राइस है, तो अगर आपने कल ये ना निकालते तो आपका सवाल गलत था। तो क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस थी 95 पॉइंट, हाँ जी मैंने एस्टिमेट किया है, हाँ जी क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस हमने एस्टिमेट किया है 95.87 और वर्किंग वन का रेफरेंस दे दें। चले तो टोटल गेन लॉस कैसे आएगा, सेल फ्यूचर की प्राइस माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस, तो सेल फ्यूचर की प्राइस ये सेल है ना, हाँ 95.87, बाय फ्यूचर की प्राइस थी ऊपर 90 समथिंग कुछ थी 95.35, तो इनमें जो भी डिफरेंस होगा प्राइसेस में ये परसेंटेज में होगा, तो मेरा ख्याल है ये गेन आ जाएगा पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और ये गेन हमेशा परसेंटेज में होना है। आपने तो अगर पेपर में लिखना है तो इसके साथ ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे कि ये इन परसेंटेज है, ये गेन परसेंटेज में होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट छुपे हुए हैं। 0.52% है ये,
ठीक है, क्या है ये पॉइंट। तो अब आप टोटल गेन कैसे निकालेंगे, टोटल गेन होता है गेन पर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी 0.52% इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। पता नहीं अब कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का था, कल 5 लाख पाउंड का था, कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख पाउंड का था, इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 3 माह था। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ये कहाँ लिखा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये कैलकुलेशन ओपन मार्केट की नहीं है, तो यहाँ लोन का या इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कभी नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आएगा। वो कहाँ लिखा हुआ था, वो जहाँ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया होता है उसके साथ ही लिखा होता है, ये देखो लिखा हुआ लाइफ 5 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है 3 मंथ स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मीन्स पाउंड स्टर्लिंग के फ्यूचर। तो बेटा आपको है किधर गया एक्सेल, ये आ गया जी आपका, अब यहाँ गेन आएगा 17,550 का, ये गेन आ गया फ्यूचर मार्केट में। ले जी हमारा ये स्टेप मुकम्मल हो गया और हम इन्वेस्टमेंट का सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हैज कंस्ट्रक्ट किया, दूसरा स्टेप पोजीशन क्लोज की, ये बिल्कुल पेपर के लेवल का सवाल है कि फ्यूचर प्राइस वगैरह एस्टिमेट करनी है। अच्छा यहाँ ऊपर भी लिख लेते हैं, कई बच्चे परसेंटेज कहते ऊपर ना लिख लें, तो ये ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। अच्छा चले, इसके बाद स्टेप 3 31 जुलाई को ही होना है, नेट आउटकम क्या होना है, वो तो मैं FRA वाला ही छापने लगा हूँ, नेट आउटकम, बस उसमें गेन लॉस की अमाउंट चेंज कर दूंगा। ये देखें जी, ये जो हमने ये निकाला था ना, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और इसमें पहली अमाउंट तो कॉमन होती है 31 जुलाई, ये अमाउंट तो कॉमन है, कितनी निकली थी, यही आती है, ऊपर भी यही आई हुई है, हाँ। कंपनसेशन की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेन ऑफ फ्यूचर मार्केट, और वो निकाल के हमारे पास मौजूद है। गेन ऑफ फ्यूचर मार्केट कितना है जी 0.52%, तो 0.52% के हिसाब से ये था 17,550। लो जी ये आंसर है। अब उसने आपसे रिकमेंडेशन तो नहीं मांगी कि इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो मैनेज करना है वो किससे करना, नहीं, बस उसने क्या बताओ कैसे होगा, रिकमेंडेशन नहीं मांगी। लेकिन अगर रिकमेंडेशन मांग लेता, क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम का सवाल है, तो जहाँ पे हाई इनकम आ रही है तो मेरा ख्याल है फ्यूचर को रिकमेंड करते। अगर उसने रिकमेंडेशन मांगी होती, मांगी नहीं हुई वैसे, तो आप लिखते हैं कंपनी शुड hedge its investment interest rate risk on investment of या on investment by using futures contract, बस ये ले जी ये होती रिकमेंडेशन, ठीक है। अब हमने करना है 20.8, ये 20.8 आपकी किट में पूरा नहीं है, लेकिन सवाल है ICCA का और बहुत अच्छा है, तकरीबन इसमें सब कुछ है, इसमें फॉरवर्ड भी है, फ्यूचर भी इंटरेस्ट रेट है और ऑप्शन भी है। हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं कराया, लेकिन अगर आपका फ्यूचर आता हो ना आपको, तो सिर्फ 2 से 3% का चेंज है, तो वो मैं इसी सवाल में कराऊंगा, ऑप्शन अलहदा से लिखवाऊंगा नहीं, वैसे नोट्स में मिल जाएगा आपको फॉर्मेट, लेकिन वो फ्यूचर की कॉपी है, बस नॉन बाइंडिंग फ्यूचर को कहते हैं ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन कोई अलहदा चीज़ नहीं है, ऐसा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो बाइंडिंग है उसको फ्यूचर कहते हैं, ऐसा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो नॉन बाइंडिंग है उसको ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यानी चॉइस वाला इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। 99% सोल्यूशन सेम है उसका। तो आप लोगों ने इस सवाल में पढ़ो और आपने इसमें फॉरवर्ड और फ्यूचर खुद करना है कंप्यूटर पे, करो शाबाश जी जनाब।
तो इन बच्चों को मैंने बीएफडी की किट का क्वेश्चन 20.8 दिया था और ये 20.8 जो क्वेश्चन है ये बीएफडी की किट में नामुकम्मल है, एसीसीए का सवाल है। तो जहाँ पे मुकम्मल था मैंने वहाँ से चोरी कर लिया। तो अब हम इसको पूरा इसलिए कर रहे हैं, ये अच्छा सवाल है। इस सवाल में फ्यूचर भी है, ऑप्शन भी है और एफआरए भी है। तो पढ़ते हैं जी वो क्या कहता है सवाल में। A UK company will need to borrow 20 million for 2 months. कंपनी को 2 माह के लिए अमाउंट बोरो करनी है। इसका मतलब है हमारी कंपनी बोरोअर की पोजीशन पर है, हमारी कंपनी बोरोअर की पोजीशन पर है और ये लोन की अमाउंट है, ये लोन की अमाउंट है फॉर 2 मंथ्स। ये जो फॉर के बाद लिखा होता है ये लोन का ड्यूरेशन होता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये यूज होता है या जहां जहां नेट आउटकम इंटरेस्ट निकालना है। स्टार्टिंग इन 3 मंथ्स टाइम, लोन आज नहीं लेना, आज से 3 माह बाद, यानी ये टाइमलाइन बनेगी आज से 3 माह बाद हमने लोन लेना है और यूजेज पीरियड लोन का कितना है, ड्यूरेशन लोन का कितना है, वो 2 माह यूजेज पीरियड है। फॉर 2 मंथ्स लिखा हुआ था ना, इसका मतलब है आज से 3 माह बाद लोन लेना है, आज से फिर 5 माह बाद लोन रीपे कर देना है। तो मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था मैंने कहा था आज जो लाइबोर है उससे लेकर ये जो लोन की डेट तक लाइबोर है, आपको इस अरसे तक फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है। जिस दिन आप लोन लेते हैं आपके लिए लाइबोर फिक्स हो जाता है, मार्केट में लाइबोर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, आपके लिए फ्लक्चुएट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया है और लोन पीरियड एंड होने पे इंटरेस्ट देना और जो यहाँ लाइबोर होगा उसके हिसाब से देंगे। देना अभी नहीं है, देना इधर ही है, लेकिन यू हैव कंफर्म रेट ऑफ लाइबोर। आपको बैंक बता देता है भाईजान आपको रेट इतने % से पड़ेगा। इसीलिए जो बच्चे इस अरसे में रिस्क समझ रहे हैं गलत हैं। हाँ, कॉस्ट कम ज्यादा इसी अरसे की पड़ेगी, लेकिन फ्लक्चुएशन जो आपके लिए मैटर करती हैं वो आज से लेकर लोन लेने की तारीख में, अगली फ्लक्चुएशन से आपको कंसर्न ही कोई नहीं है। यानी लाइबोर या काइबोर की फ्लक्चुएशन बिटवीन टुडे एंड डेट ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है। आगे की फ्लक्चुएशन आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जिस दिन लोन लेते हैं डेट ऑफ लोन पे आपको इंटरेस्ट बैंक बताता है कि बायना जितना है इस रेट पे लोन तानू लभना है, और हम कहते हैं अच्छा दे दो। जब आपने ये कॉन्सेंट दे दी कि लोन दे दो तो आपके लिए वो रेट क्या हो गया, कंफर्म हो गया, लॉक हो गया। समझ आ रही है? आप ये कह सकते हैं रेट कंफर्म हो गया। नाउ मार्केट में काइबोर फ्लक्चुएट करेगा बट नॉट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि दोबारा आप लोन नहीं ले रहे, उसी लोन की इंटरेस्ट पेमेंट करनी है जिसको आपने यहाँ लाइबोर कंफर्म किया था बैंक से। ठीक है? अच्छा, तो लोन कितने का है? 21 मिलियन का, 3 माह बाद लेना है। आज है मिड मार्च, मींस आज मिड मार्च का मतलब है आज 15 मार्च है। मिड मार्च मींस 15 मार्च। आज से 3 माह बाद बनेगा 15 जून। ये वापसी की डेट मैं नहीं लिखता होता। ये और ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों, बाकी वो रीपेमेंट की डेट जरूरी नहीं है। इससे इमीडिएटली नेक्स्ट डेट का फ्यूचर उठाएंगे, फ्यूचर इससे इमीडिएटली अगली डेट का उठाएंगे 15 जून से फौरन बाद, 30 जून का होगा डेफिनेटली। चलो जी, डेटे में और क्या कहता है? कहता है करंट लाइबोर 5% है, ये आज का स्पॉट रेट है। और कंपनी जब भी बैंक से बोरो करने जाती है तो बैंक बड़ा सियाना है, वो कहता है हम आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो लाइबोर जो मार्केट में प्रिवेल हो रहा है प्लस ऊपर कितना लेंगे आपसे, स्प्रेड 0.75। ये हमारी कंपनी को स्प्रेड देना पड़ेगा। ये मैंने कहा था 0.75 को बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। जितना आपको बैंक को आपकी कंपनी में डिफॉल्ट का रिस्क कम फील होगा, ये परसेंटेज उतनी कम होगी।
ये नहीं फ्लक्चुएट होनी, असल फ्लक्चुएशन किस चीज़ की है, लाइबोर की फ्लक्चुएशन है। आगे चलें, बाकी ये स्टोरी सारी उसने यही दी हुई है कि इनके मैनेजर को रिस्क फ्लक्चुएशन है ये वो, और ये फ्यूचर और ऑप्शन और एफआरए से रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफआरए पढ़ूंगा क्योंकि एफआरए सबसे आसान है। तो बेटा एफआरए में यहाँ 3 एफआरए दिए हुए हैं और ये सामने रेट्स दिए हैं। छोटा वाला रेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए ब्लॉक होता है, बड़ा वाला रेट बोरिंग के लिए। इस केस में आप मुझे बताएं, आज से 3 माह बाद लोन लेना है, आज से 5 माह बाद वापस करना है, तो कौन सा एफआरए वुड बी रेलेवेंट, ये 3 to 5। और इसमें से रेट कौन सा रेलेवेंट होगा, छोटा रेट है 5.32, बड़ा लॉक रेट होगा ये इन बोरिंग के लिए ये लॉक रेट है। और नीचे रिक्वायरमेंट में क्या है कि मिड जून को जब आप लोन लेने जाते हैं तो उस वक्त लाइबोर बढ़ के कितने % हो जाता है, ये डेट ऑफ लोन का मार्केट का लाइबोर है, मार्केट रेट है, या ये डेट ऑफ लोन का स्पॉट रेट है, ये आज का स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट कह दो, या लोन इंटरेस्ट रेट लाइबोर, और ये डेट ऑफ लोन का स्पॉट है। फ्यूचर प्राइस क्वेश्चन में नहीं दी हुई क्लोजिंग, इस वजह से आपको मजबूरन फ्यूचर प्राइस एस्टिमेट करनी पड़ेगी। लो जी, मैं पहले फॉरवर्ड करने लगा हूँ, ये सवाल जो मैंने किया था बिल्कुल इसकी कॉपी करने लगा हूँ, लेकिन वो सवाल जो था ये था इन्वेस्टमेंट का, और अब हम करने लगे हैं बोरोइंग का। हाँ जी कॉपी पेस्ट किया ताकि, अच्छा अब हमने इस सवाल को किससे करना है, कंपनी का नाम तो नहीं दिया हुआ, यूके कंपनी है, और हमने इसमें एफआरए भी करना है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी करना है, और ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी करना है। तीनों टॉपिक करने हैं। क्वेश्चन है 20.8, ठीक है। तो आज की डेट उसने क्या बताई थी, मिड मार्च, 15 मार्च थी जनाब। जी हाँ जी, क्या करेंगे, फिक्रा क्या लिखा था हमने, तो यहाँ लिखेंगे कंपनी विल सेलेक्ट, हाँ जी, कौन सा एफआरए सेलेक्ट करेगी कंपनी, कंपनी विल सेलेक्ट 3 to 5 एफआरए, हाँ जी, कंपनी विल सेलेक्ट 3 to 5 एफआरए टू लॉक बोरिंग रेट ऑफ 5.38%। बस ये है, कंपनी 5.38% का रेट लॉक कर लेगी। अब आ जाएं जी, लोन हमने किस दिन लेना है, आज से 3 माह बाद, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून। हाँ जी, 15 जून को हमारा लॉक्ड लाइबोर जो था वो था 5.38%। लॉक कितना था, यानी हमें 5.38% से ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए। मार्केट में लाइबोर कितना है जिस दिन लोन लिया जा रहा है, 6%। इसका मतलब है हमें जो मार्केट में कॉस्ट पड़ रही है वो तो ज़्यादा पड़ रही है। अब इसको रिकवर करेंगे आप, जिस पार्टी के साथ आपने एफआरए एग्रीमेंट किया आप उससे कहेंगे भाई लॉक रेट से ज़्यादा मुझे मार्केट में कॉस्ट पड़ रही है तो मुझे कंपनसेट करो, तो कंपनसेशन रिसीवेबल आएगी बेटा।
कौन रिसीव कर रहा है? हमारी कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी, एफआरए वाली पार्टी से जिसे एग्रीमेंट किया है। तो मेरे मुताबिक जो कंपनसेशन रिसीवेबल आएगी वो आएगी 0.62। 0. अब नीचे हमने फिर ये सारा कुछ लिखना है, अमाउंट्स निकाल के लिखनी है। लो जी, नेट आउटकम 15 जून पे निकालना है। तो नेट आउटकम में सबसे पहले एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट लिखते हैं एट मार्केट रेट, कंपनसेशन रिसीवेबल लिखेंगे और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट लिखेंगे, इनकम नहीं क्योंकि लोन का सवाल है। सेम फॉर्मेट मैंने छापा है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। दोबारा फॉर्मेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा मैंने चेंज किया टाइम बचाने के लिए अपना। तो मैं आपसे कहूँगा पहले हमेशा एफआरए करें, हालांकि पहले फ्यूचर दिया हुआ था। आसानी से मुश्किल की तरफ जाते हैं, मुश्किल में पहले फंस के फिर कंफ्यूज होके वो भी नहीं किया। तो आप लोगों ने एफआरए भी नहीं किया, हालांकि मैं कह रहा था एफआरए पहले कर लो। ठीक है, जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप खज्जल होंगे, समझते हैं, खज्जल, परेशान होंगे। चलो, लेकिन मान लें तो आपका ही फ़ायदा, मेरा क्या है, मैंने कौन सा पेपर देना है। चलो भी चलो, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आती है? हाँ जी, 21 मिलियन का लोन है। अच्छा सॉरी, हमारा मार्केट में जो रेट है वो 6% है, प्लस ऊपर 0.75% हमें देना पड़ेगा। उसने शायद कहा था मार्केट का लाइबोर प्लस आपको ऊपर कितना देना पड़ेगा? 0.75। तो आपको जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो 6.75% पड़ेगा और 21 मिलियन पे। लोन ड्यूरेशन 2 माह है, लोन ड्यूरेशन 2 माह है। नेट आउटकम में हमेशा लोन ड्यूरेशन आता है। जी जनाब, यहां पर आ जाएगा 6.75%। तो 21 मिलियन इंटू दिस वन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2/12। लें जी, ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। हाँ जी ठीक है। अब आपको कंपनसेशन रिसीव हो रही है गेन की तरह, तो ये कॉस्ट में से माइनस होगी। हाँ जी, -0.62। हाँ जी, कंपनसेशन आपको रिसीव होगी, ये इनकम है। तो अब निकाल लें, अमाउंट बनती है 21,700। लो जी, 2,14,000 ये कॉस्ट है जी आपकी, नेट कॉस्ट। ये आंसर है ऑप्शन का, ओ सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, माजरत, फॉरवर्ड का। यहाँ तक कोई मसला, कोई अपने फॉर्मेट से, रूटीन से हम नहीं हिले। मैं तो नहीं हिला, बाकी आप जहाँ मर्जी हिलते रहें। ये हमारा फॉरवर्ड हो गया। पेपर में टाइम कम हो, पेपर में टाइम कम हो तो नेट आउटकम ज़रूर बना दें, ये ऑप्शनल है। ऊपर वाले 2 स्टेप्स नेट आउटकम ज़रूर बनाना है। ऊपर वालों में तो चाहे एक लाइन लिख के बस छोड़ दें कि कंपनसेशन क्या होगी, या इधर भी आ गई वैसे कंपनसेशन। ठीक है, तो ये आपके पास पेपर में टाइम कम हो तो नेट आउटकम मस्ट करना है। आगे चलें जी। अब इसके बाद हमने करना है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, पूरा नाम है उसका। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो जनाब इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। तो मैं वही 20.7 क्वेश्चन में जो किया था, मैं उसी को कॉपी करके अपने लिए ज़रा टाइम बचाने लगा हूँ, ताकि मुझे बार बार इंग्लिश लिखनी ना पड़े। नो डाउट उसमें इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन चलो
थोड़ा बहुत चेंज करूंगा तो काम चल जाएगा। लें जी, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में जब आते हैं तो आज की डेट पे हेज कंस्ट्रक्शन होती है। हमारी आज की डेट थी 15 मार्च। 15 मार्च को आप हेज कंस्ट्रक्शन करेंगे। जी, 15 मार्च को हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारी कंपनी बोरोअर की पोजीशन पर है, तो मैंने कहा था बोरोअर मीन सेलर ऑफ लोन इंस्ट्रूमेंट, तो आप सेल फ्यूचर से पोजीशन ओपन करेंगे और बाय फ्यूचर से एक पोजीशन क्लोज करेंगे, और वो मिड जून में। सेल फ्यूचर से पोजीशन ओपन करेंगे और बाय फ्यूचर से पोजीशन क्लोज करेंगे, क्योंकि यू आर योर कंपनी या यूके कंपनी बोरोअर की पोजीशन पर है। इन्वेस्टर की पोजीशन पे हो तो आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं ताकि इनकम मिले, वो फिर बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन होती है। एक्सपायरी डेट कौन सी होगी? मैंने कहा था एक्सपायरी डेट, ये लिखा था एक्सपायरी डेट आपने इमीडिएटली अपनी डेट ऑफ लोन के फ़ौरन बाद वाली लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्यूचर की एक्सपायरी डेट्स दी हैं वो 3 है। मार्च में एक्सपायर होने का मतलब है 31 मार्च को होगा, जून में एक्सपायर होने का मतलब है 30 जून को होगा। तो हमारी क्योंकि डेट ऑफ बोरिंग 15 जून है, मिड जून मतलब 15 जून, तो उसके फ़ौरन बाद ये वाला फ्यूचर हमारे लिए रेलेवेंट है ये, और ये उसकी आज की प्राइस है। जून में एक्सपायर होने वाले फ्यूचर की ये करंट प्राइस लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, जून की नहीं, आज की है, जून में एक्सपायर होने वाले। तो मेरा ख्याल है फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारी एक्सपायरी डेट क्या होगी? एक्सपायरी विल बी 30 जून, और फ्यूचर की प्राइस क्या होगी? 94.610। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे? वहाँ फॉर्मूला हमने किया था अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ कर देंगे अमाउंट ऑफ बोरिंग डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की जगह हम लिख देंगे लोन का यूजेज पीरियड या ड्यूरेशन, और नीचे आ जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। हाँ जी बताओ, अमाउंट ऑफ लोन कितनी है? हाँ जी, अमाउंट ऑफ लोन है 21 मिलियन। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ लोन है 21 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना दिया हुआ है? ये गलती से ये डिपॉजिट लिखा हुआ है, ये सवाल में असल में डिपॉजिट का था, इन्होंने लोन के लिए चेंज किया है, तो यहाँ पे लोन लिख लेंगे 5 लाख रुपए का नोशनल 3 मंथ। ये 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है। ये 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज है। ये सवाल में मिस प्रिंटिंग है, लोन की जगह डिपॉजिट लिखा हुआ है, बच्चे परेशान है, डिपॉजिट का तो सवाल ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5 लाख पाउंड। इनटू लोन ड्यूरेशन कहाँ से पता चलेगा? लोन ड्यूरेशन कहाँ से पता चलेगा? ये 2 मंथ्स ड्यूरेशन या ऊपर 4 से ये लिखा हुआ मैंने, लोन ड्यूरेशन 2 माह है, 2 माह। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन कहाँ से मिलता है? फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइज के साथ लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज के साथ लिखा होता है, तो 3 मंथ लिखा हुआ है। तो ये अब आपका आ जाएगा 21 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.5 मिलियन इनटू 2/3, 28 कॉन्ट्रैक्ट्स। ले जी, पोजीशन क्लोज करनी है। अब क्लोज करने के लिए फिर दोबारा फ्यूचर प्राइस निकालनी पड़ेगी, तो बाय फ्यूचर से पोजीशन क्लोज करेंगे। एक्सपायरी वही है, क्लोजिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट वही है। अच्छा जी, ये गेन लॉस निकालना पड़ेगा। तो ऊपर जो प्राइस लिखी हुई थी 94.610, वो सेल फ्यूचर की प्राइस थी। जो हमने हैज कंस्ट्रक्शन पे लिखी है 94.610, वो सेल फ्यूचर की प्राइस थी। बाय वाली हमने निकालनी है, वो ये। आ जाओ जनाब, क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस कैसे आएगी? ओ किधर गई? अच्छा, वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फ्यूचर प्राइस का क्या फॉर्मेट था? ये
चलो निकालो क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। बैठे छापा लगा रहे हो जवानो, चलो। देखिए वैसे मैं दोबारा अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कर वाले मेरे दिमाग में बहुत और चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए आपके साथ साथ तब कर रहा हूँ ताकि मुझे क्लियर हो। अच्छा चलो, अभी भी वैसे पीछे हमने भी किया है पिछली एग्जांपल, आपको कॉपी पे लिखना चाहिए था, आपने लिखा नहीं, या आपने अपने साथ जुल्म किया है। अल्लाह आपको हिम्मत दे लिखने की। अच्छा जी, लो जी, हमने क्या निकालनी है? क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। आज क्या डेट थी? 15 मार्च। लोन की क्या डेट है? 15, 3 माह बाद। एक्सपायरी डेट है 30 जून। एक्सपायरी डेट है, क्या हुआ है? नहीं 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 नहीं, ओ लोन की नहीं, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। फ्यूचर की एक्सपायरी डेट लिख लें आप, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ तो आपको पूछ लेना चाहिए था ना, ये अगर कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लेते हैं, एज्यूम नहीं करते। वो बिल्कुल ऐसे ही है, ये कम्युनिकेशन गैप था मेरा और आपका। मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी लिख रहा था, आप समझ रहे थे ये लोन की एक्सपायरी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, आ जाओ जनाब, हमारी फ्यूचर की क्या प्राइस थी?